स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग। तो आज हम करने वाले हैं बायनोमियल थ्योरम का क्विक रिवीजन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बहुत ही बेसिक सी एक छुटकी सी बात कि भाई एन फैक्टोरियल क्या होता है। एन इंटू एन माइनस वन, ठीक है, एन माइनस टू से लेके ऐसे वन तक का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये बात तो सबको पता है। और यहाँ पे देखो मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको कुछ फैक्टोरियल्स, स्टार्टिंग के कुछ फैक्टोरियल्स आपको याद होने चाहिए, बहुत काम आ जाते हैं डायरेक्टली यूज करने के लिए। आपको कुछ फैक्टोरियल याद होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा एनसीआर, एन चूज आर, इसको अपन एनसीआर इस तरीके से भी लिखते हैं, और ये होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये भी आपको बात पता ही होगी। उसके बाद कुछ बातें ये है कि भाई एक एन सी आर इक्वल टू कितना होता है, एन सी एन माइनस आर। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, तो उस एन को सपोज मान लो 11 C6 ले लूं मैं, तो वो 11 C5 के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा उसके अलावा फिर अगला पॉइंट है अपने पास, बहुत बहुत काम आता है ये वाला, एन सी आर। ठीक है, ये एन और ये आर क्या करेगा, नीचे उखड़ के आ जाएगा। ठीक है, नीचे इस साइड एन सी आर आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा, एन प्लस वन, सॉरी एन माइनस वन, एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, हाँ, सी आर माइनस वन। सही है, तो ये भी बहुत ही काम की चीज है, बहुत बहुत काम की चीजें बता रहा हूं मैं, फटाफट बताऊंगा। देखो मेन मेन पॉइंट्स, फालतू की चीजें डिस्कस नहीं करेंगे अपन। और उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण और एक बहुत ही काम का रिजल्ट है, वो ये है कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल टू होता है आपका एन प्लस वन सी आर। ऊपर वाले दोनों सेम है, सामने जाके एक इंक्रीमेंट हो गया, नीचे में एक का डिफरेंस है। ठीक है, इस पे भी सवाल बन जा, मतलब डायरेक्ट सवाल पूछे ना पूछे, लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये कहीं ना कहीं लग जाती है सवाल के अंदर, जिससे सवाल करने में आसानी रहती है। जैसे कि एक छोटा सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो एग्जाम्पल के लिए पकड़ो 50C4 प्लस समेशन आई इक्वल टू 1 से लेके 5 तक, 55I 55 - IC3। इसके अंदर ना ये वाली प्रॉपर्टी लगा के कर सकते हैं आप। ठीक है, कैसे करोगे, थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, पूरा करके नहीं दिखाऊंगा। 50C4 और इसको एक्सपैंड करता हूं मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 54C3, ठीक है, 53C3, 52C3, और लास्ट में क्या आएगा इसके अंदर, जब 5 हो जाएगा ना, 50C3 हो जाएगा। और अपनी जो प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी, इसकी मदद से इसको देखो और इसको देखो, ये दोनों क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ऊपर 50 है, ऊपर 50 है, नीचे एक का डिफरेंस है। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, 51C4 प्लस, और बाकी यहाँ पे एज इट इज लिखूंगा, और यहाँ पे ऑलरेडी एक 51C3 है। तो ऐसे करके क्लब होते चले जाएंगे सारे के सारे, और लास्ट में आपके पास आंसर कितना आ जाएगा इसका, 55C4 आ जाएगा आपके पास इसका आंसर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो, ये सब बातें आपको याद करनी है। उसके अलावा फिर एक और यहाँ पे है आपके पास, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन, जो कि किसके बराबर होता है, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो काम के पॉइंटर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, एक तो ये वाला काम का है, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये तो चलो बहुत बेसिक है, आपको याद होगा ही। ठीक है, ये वाला याद रखने वाला है, ये वाला याद रखने वाला है, और ये वाला भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। ठीक है, अब मेन अपन बाइनोमियल थ्योरम पे आ जाते हैं कि अपनी बाइनोमियल थ्योरम क्या कह रही है, कि अगर a प्लस एक्स है, अगर आप उसकी पावर n का एक्सपेंशन लिखना चाहते हैं, तो वो होगा एन सी जीरो, ए की पावर n एक्स की पावर जीरो, ठीक है, प्लस एन सी वन, ए की पावर n माइनस वन एक्स की पावर वन। ऐसे चलता चला जाएगा, कहां तक जाएगा ये, एन सी एन, ए की पावर जीरो एक्स की पावर n तक चला जाएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ छुटपुट बातें बता देता हूं। सबसे पहली छुटपुट बात क्या है, जनरल टर्म इसका। ठीक है, जनरल टर्म तो भाई मतलब बायनोमियल थ्योरम, थ्योरम जो अपना उसका मतलब एकदम दिल है उसका, तो जनरल टर्म लिख पाना। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n+1 नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। इसका जनरल टर्म, जिसको मैं TR+1 से डिनोट करूंगा, वो क्या हो जाएगा अपना जनरल टर्म, इसका होता है आपके पास NCR। ठीक है, ए की पावर n माइनस आर और x की पावर r। ठीक है, ये आपको बखूबी याद होनी चाहिए, ये वाली जनरल टर्म। ठीक है, बहुत काम आएगी, बहुत बहुत ज्यादा काम आती है ये, इसलिए अच्छे से याद कर लो। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस किस हिसाब से पूछेगा, एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो जैसे कि
2x² माइनस 1/3x² की पावर 10 है। और अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई इसके अंदर T4 बताओ मुझे, तो कैसे बताओगे? सिंपल सा है, 10c, और 3 को कैसे देखो आप, 4 को कैसे देखोगे? 3+1, तो 10c3 2x² की पावर n माइनस आर, यानी कि 10 - 3 7, और यहां कितना आ जाएगा? -1/3x² की पावर r, यानी कि 3। ये क्या होगा? इसका फोर्थ टर्म हो गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको इसके कोफिशिएंट के बारे में बात करे तो आप क्या बताओगे? सिर्फ इतना सा बता दोगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे? अक्सर क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है कि भाई कह देगा कि कोई भी एक ऐसे एक्सपेंशन है, उसके अंदर मान लो फिफ्थ टर्म और 15th टर्म के अंदर कोई रिलेशन दे देगा, तो उसके बारे में कोई दूसरी वैल्यू बताओ, या कहेगा कि भाई इसके ये 3 टर्म्स एपी में है तो कुछ बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, जनरल टर्म के साथ खेलना आपको आना चाहिए। उसके बाद अगली काम की बात यह है कि अगर आपसे कोई केथ टर्म पूछे, केथ टर्म फ्रॉम एंड पूछे, ठीक है, इन ए प्लस एक्स की पावर एन, अगर आपको कहे कि भाई आखिरी से पांचवा टर्म बता दो, तो आप क्या करोगे? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, सीधा केथ टर्म, किसको देखो? केथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, फ्रॉम इन एक्स की पावर ए, एक्स प्लस ए की पावर एन। इसके अंदर जो बिगिनिंग का टर्म होगा ना, केथ टर्म, वही उसके अंदर लास्ट का हो जाएगा। आपको लग रहा हो कि भाई ये तो मैंने सेम बात लिख दी, नहीं, फर्क है, फर्क है। यहां पे मैंने क्या किया? एक्स प्लस ए और एक्स प्लस ए और ए प्लस एक्स दोनों को इंटरचेंज किया। ठीक है, इसलिए इसके अंदर केथ टर्म फ्रॉम एंड विल बी इक्वल टू केथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इन दिस वन। ठीक है, अगली काम की बात, अगर आपसे कोई सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछे, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट जितने भी है ना, बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछे, तो आप क्या करोगे? देन पुट x इक्वल टू ए इक्वल टू 1। जस्ट आप x और a की वैल्यू 1 पुट कर देना, आपको फटक से आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसके अंदर रखूं, अगर 1 रख दूं a और x की वैल्यू, तो मुझे कितना मिल जाएगा? nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 से लेके ncn, और यहां देखो, यहां पे भी तो 1 रखूंगा मैं, तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर n। और इसको आप डिब्बा बंद करके रख सकते हो। ठीक है, काम का है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये वाला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, याद कर लेना इसको, बड़ा काम का है ये। ऐसी बहुत सारी सीरीज बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये रखो अपने पास। फिर अगला कॉन्सेप्ट आता है मिडल टर्म का। ठीक है, मिडल टर्म के बारे में बोल सकता है। तो मिडल टर्म में भाई दो चीजें आती हैं। एक तो अगर एन आपका इवन है, कौन सा एन? कौन सा एन? ये वाला एन। ठीक है, ये वाला एन अगर आपका इवन है, तो आपका मिडल टर्म होगा Tn+1, सॉरी Tn+2/2। ठीक है, Tn+2/2। अगर यहीं पे अगर n आपका ऑड है, तो आपको दो मिडल टर्म्स होती हैं आपकी। एक होती है Tn+1/2 और दूसरी होती है Tn+3/2। ठीक है, ये आपको बखूबी याद होना चाहिए। उसके बाद अगली चीज जानने लायक क्या है? मैक्सिमम बाइनोमियल कोएफिशिएंट। मैक्सिमम बाइनोमियल कोएफिशिएंट वो क्या होता है? तो वही सेम फंडा है भाई। अगर n, अगर आपका n इवन है तो अलग बनेगा, अगर n ऑड है तो अलग बनेगा। इवन है तो वो होगा आपका NCn/2। ठीक है, और अगर ऑड है तो आपको दो मिलेंगे, NCn-1/2 और NCn+1/2। ठीक है, ग्रेटेस्ट टर्म की, क्योंकि क्वेश्चन कई बार क्या होता है, कुछ देगा कंडीशन और फिर आपसे एन निकलवा लेगा, फिर बोलेगा भाई इसका मैक्सिमम टर्म बता दो, तो आपको वहां पे क्या है, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, समझे? बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा, आगे चलते हैं अपन। अब एक आ गया है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ग्रेटेस्ट टर्म, भाई ये क्या भला है? कुछ नहीं भाई, बहुत सिंपल सा फंडा है इसके अंदर भी। कि देखो, अगर आपके पास कोई भी बाइनोमियल मान लो ऐसे दे दिया, ठीक है, और इसमें पूछ रहा है कि भाई न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या है, बड़ा सिंपल सा है। आपको क्या करना है? जस्ट फाइंड n+1/1 प्लस मॉड ऑफ a अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू निकाल लो। और अगर सपोज मान लो इसकी वैल्यू p आ गई, ठीक है,
अगर यहां पे जो p है, इफ p इज इंटीजर, अगर p आपका इंटीजर है तो क्या होगा, आपको दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यूज टर्म्स मिलेंगे। इफ p इज इंटीजर देन वी गेट टू न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। वो क्या क्या होंगे, टीपी एंड टीपी प्लस वन। ओके, एक तो पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर इफ p इज सम सपोज नॉन इंटीजर है, मान लो जैसे कि सपोज अपने पास 4.6 आ गया, ठीक है, तो आपका एनजीटी क्या होगा उस केस में, T5 हो जाएगा। ठीक है, फोर जैसे 7.8 आ गया तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से चलेगा। अच्छा, तो यहां तक तो आई होप आपको सब क्लियर होगा। उसके बाद एक मैं बताता हूँ आपको, एक छोटा सा टोटका, ट्रिक बताते हैं आपको। तो ट्रिक क्या कहती है, अगर आपके पास मान लो एक्स की पावर अल्फा प्लस माइनस वन अपॉन एक्स की पावर बीटा की पावर एन दिया है, और इसके अंदर कोई पूछ ले कि भाई फाइंड एक्स की पावर एम का कोफिशिएंट, तो सीधा ऐसे बहुत ज्यादा काम झाम करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए आपके पास एक डायरेक्ट रिजल्ट है, वो क्या कह रहा है, देन आर इक्वल टू, आप निकाल लो एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, बस उसके बाद टी आर निकाल लेना, तो वही आपका क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एम का कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, और हमेशा जरूरी नहीं कि भाई आपको कहे कि एक्स की पावर एम का कोफिशिएंट निकालो। इस केस में आपको कभी कभार क्वेश्चन बोल सकता है कि भाई ऐसा कुछ दे देगा आपको और बोलेगा कि वो वाले टर्म का कोफिशिएंट बताओ जिसके अंदर वो टर्म क्या हो, इंडिपेंडेंट हो एक्स से। और इंडिपेंडेंट एक्स से मतलब एक्स की पावर कितनी हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस केस में एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। समझ में आया? अच्छा, अब कुछ याद रखने वाली चीज बताऊंगा भाई, देखो ठीक है, याद रखना, याद रखना, ठीक है भाई, याद रखना। तो क्या है भाई, सबसे पहले है ए प्लस एक्स की पावर एन प्लस ए माइनस एक्स की पावर एन। इसका एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए, वो कितना होता है, ट्वाइस ऑफ एन सी जीरो ए की पावर एन एक्स की पावर जीरो प्लस एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू एक्स स्क्वायर, और ये ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, दूसरा जो आपको याद रखना है, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है, आपको a प्लस एक्स की पावर n माइनस ए माइनस एक्स की पावर n भी याद रखना है। वो किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ एन सी वन ए की पावर n माइनस वन एक्स एन सी थ्री ए की पावर n माइनस थ्री एक्स क्यूब, और ये इस तरीके से चलता चला जाएगा। लेकिन मैंने आपको दे तो दिया कि भाई ये लो याद कर लो, बट इसका यूज कैसे होगा, मैं एक छोटा सा कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, आपको बोलेगा कि विच वन इज ग्रेटर। ठीक है, बहुत ही सुंदर सा एग्जांपल ले रहा हूं, 101 की पावर 50 और 99 की पावर 50 प्लस 100 की पावर 50। अगर आप इसको देखो भाई, तो कोई डायरेक्ट तरीका तो है नहीं, अब देखो पावर 50 निकालने तो बैठोगी नहीं, और कैसे करोगे फिर इसको, यहां पे ना आपको जो भी मैंने नया नया फॉर्मूला बताया, ठीक है, फॉर्मूला जो याद दिलाया, इसको यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो, करना ही है कि 101 की पावर 50 माइनस 99 की पावर 50, इसको मैं क्या लिखने वाला हूं, 100 प्लस वन की पावर 50 माइनस 100 माइनस वन की पावर 50। तो क्या आपको कुछ कुछ इसको देख के इस वाले की याद नहीं आती? मुझे तो आती है। तो बस इसको लगाते हैं अपन, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ट्वाइस ऑफ 50 C1 ए की पावर n माइनस वन, यानी कि 100 की पावर 49। ठीक है, तो x तो वन ही है, तो कुछ दिक्कत ही नहीं है अपने को, प्लस 50 C3 100 की पावर 47, और ये ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा, तो आगे क्या करें, अपने पास क्या करोगे, यहाँ पे एक काम करता हूँ, ब्रैकेट खोलता हूँ, 2 इंटू, और ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 100 की पावर 49 प्लस ट्वाइस ऑफ 50 C3 100 की पावर 47, प्लस ऐसे चलता चला जाएगा ये। अच्छा, तो आगे, हम्म तो क्यों ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो 100 हो जाएगा, तो ये 100 की पावर कितना आ गया, 50 आ गया, प्लस ट्वाइस ऑफ समथिंग, मतलब इससे अच्छा एक काम करो, कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ए ले लेता हूं मैं यहाँ पे। तो मेरे पास कितना आ गया, यहाँ पे मेरे पास आ गया 101 की पावर 50 माइनस 99
की पावर 50 इक्वल टू 100 की पावर 50 प्लस ए, ठीक है। तो यहां से आपके पास कितना बन जाएगा, ये 101 की पावर 50 इक्वल टू 99 की पावर 50 प्लस 100 की पावर 50 प्लस ए। तो अब आपको साफ दिख रहा है कि ये जो क्वांटिटी है इसमें कुछ ए जोड़ने पर मिलता है, मतलब डेफिनेटली ये बड़ी है। कौन सा बड़ा हो गया, ये आपका बड़ा हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको लगाना आना चाहिए, चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे अपन बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स किसके अंदर, अपना पहले तो बात करेंगे x प्लस ए की पावर n माइनस एक्स माइनस ए की पावर n। इसमें कितने टर्म्स होते हैं, अगर n अगर आपका इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n बाई टू होगा। अगर n आपका ऑड है तो n प्लस वन बाई टू होगा, ठीक है। सिमिलरली x प्लस ए की पावर n माइनस एक्स माइनस ए की पावर n की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर n अगर आपका इवन है तो कितने टर्म्स मिलेंगे, n बाई टू प्लस वन। और n अगर ऑड है तो आपको कितने टर्म्स मिलेंगे, n प्लस वन बाय टू, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए सारी की सारी। आगे चलते हैं नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स में। नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स पूरा का पूरा बाइनोमियल रिवाइज करवा दूंगा मैं। जितने भी काम की बातें ना सारी की सारी कवर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पे। भले आप शॉर्ट नोट्स बनाना भूल गए हो, बट मैंने आपके लिए बना लिए शॉर्ट नोट्स, ठीक है। नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, अगर आपको मान लो कोई दे दे ए की पावर वन अपॉन पी प्लस बी की पावर वन अपॉन क्यू की पावर एन, ठीक है। अगर इसमें पूछे कोई कि भाई रैशनल टर्म्स बता दो, तो करना कुछ नहीं है भाई, सीधा निकालो एन अपॉन एलसीएम ऑफ पी कॉमा क्यू प्लस वन, ठीक है। यहां पे क्या है, ये जीआईएफ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ये निकाल लो, आपको नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स पता चल जाएगा। तो और इरेशनल कोई पूछे तो कैसे बताओगे, इरेशनल बहुत सिंपल है, टोटल माइनस रैशनल, ठीक है। टोटल में से रैशनल घटा दोगे तो इरेशनल नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएंगे। जैसे कि अगर मैं आपको छुटका सा एग्जांपल दूं कोई, ठीक है, छुटका सा एग्जांपल दूं तो टू की पावर वन अपॉन फोर प्लस थ्री की पावर वन अपॉन एट की पावर 256। अब फॉर्मूला तो आप देखो लगा ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, फॉर्मूला तो लगा ही लोगे ना। लेकिन अगर मैं सही सिंपल जो मतलब अपना जेन्युइन वे होता है उसकी अगर बात करूं तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, आर एस टर्म लिखते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं। तो कितनी होगी 256 सी आर टू की पावर 256 माइनस आर अपॉन फोर थ्री की पावर आर अपॉन एट। और अगर मैं इसमें देखना चाहता हूं कि रैशनल टर्म्स कितने होंगे तो उसके लिए ये पावर क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। तो तभी हो पाएगा, वरना तो इरेशनल टर्म्स बन जाएंगे। तो यहां पे 4 डिवाइडेड बाय 256 माइनस आर, ठीक है, मतलब डिवाइडेड बाय नहीं, सॉरी, 256 माइनस आर को डिवाइड करना चाहिए और 8 आर को डिवाइड करना चाहिए। तो बस आपको वो आर की वैल्यूज लेनी है जिसके लिए ये कंडीशन और ये कंडीशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, तब आपको क्या मिल जाएंगे, रैशनल टर्म्स मिल जाएंगे। ये थोड़ा मेहनत का काम है, बट ये जो तरीका है ना, इससे ऐसे आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है आपका, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर्स प्रॉब्लम, रिमाइंडर प्रॉब्लम। इस पे भी बहुत सवाल आते हैं, रिमाइंडर पे तो पूछ ही लेता है सवाल, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो दिमाग में आपको रखनी है बात कि भाई x की पावर n माइनस वाई की पावर n इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई। कब कब, जब आपका n क्या हो, नेचुरल नंबर में से आता हो, ठीक है। और दूसरी बात जो यहां पे आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है कि x की पावर n प्लस y की पावर n इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई इफ n इज ऑड नेचुरल, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपको याद होने चाहिए, बहुत 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 मदद करते हैं। कैसे कैसे, देखो एग्जांपल लेते हैं छुटका सा।
अगर मान लो n इक्वल टू आपको दे दे कोई 25 की पावर n माइनस 20 की पावर n माइनस 8 की पावर n प्लस 3 की पावर n, और n आपको बोल दे भाई नेचुरल नंबर से है, और कोई ऑप्शन दे देगा, ऑब्वियसली बात ऑप्शन देगा, पर अपन यहां ले लेते हैं कि शो n इज डिविजिबल बाय 85। लो भाई, कैसे करोगे? अब देखो डिवाइड तो मार के देख नहीं सकते, ठीक है, तो इसको करने का बेस्ट तरीका क्या है? सबसे पहले n इक्वल टू लिखो 25 माइनस n माइनस, कितना लिखोगे पहले? एक तो 20 के साथ बना देता हूं मैं ग्रुप, ठीक है, और एक बना देते हैं 8n माइनस 3 की पावर n। अब क्योंकि मैंने जस्ट अभी कहा कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई, तो यहाँ पे कितना आएगा x माइनस वाई, मतलब 25 माइनस 20 5, और ये कितना आएगा 5, मतलब ये टर्म भी 5 से डिविजिबल है, ये टर्म भी 5 से डिविजिबल है, तो हमें क्या पता चल गया कि n इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। सिमिलरली अगला मैं ग्रुप बनाऊंगा n इक्वल टू 25 की पावर n माइनस 8n माइनस 20 की पावर n माइनस 3 की पावर n, तो यहां पे 17 से डिविजिबिलिटी हो जाएगी, यहां से 17 से डिविजिबिलिटी हो जाएगी, तो ये n क्या है? एक ऐसा नंबर है जो 5 से भी डिविजिबल है, जो 17 से भी डिविजिबल है, तो ओवरऑल आई कैन से दैट n इज डिविजिबल बाय 85 ऑल्सो, ठीक है। तो इस तरह के सवाल यहां पे आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भी एक प्रकार के सवाल हैं जो आपसे पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 9 की पावर n माइनस 8n माइनस 1 डिविजिबल बाय 64, और n आपका नेचुरल नंबर से है। अब इस केस में अपन इसका यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अपन इसको जो सीधा तरीका है उससे चलते हैं। कैसे करोगे? तो 9 की पावर n है ना, उसको 1 प्लस 8 की पावर n माइनस 8n माइनस 1 की तरह देखो। अब यहां पे बायनोमियल एक्सपेंशन लगाओ, तो कैसे करोगे? ये हो जाएगा आपका nc0 प्लस nc1 इंटू 8 प्लस nc2 8 स्क्वायर, और ये ऐसे चलेगा, ठीक है, माइनस 8n माइनस 1, तो कुछ टर्म्स कटते हुए दिख रहे होंगे, तो साफ सी बात है, देखो ये 1 यहां से कट जाएगा, ये वाला टर्म इससे कट जाएगा, तो यहां पे देखो 8 स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो 64 इंटू nc2 प्लस ऐसे चलता चला जाएगा, 8 के टर्म सब में होंगे, तो देखो 64 को एक फैक्टर आ गया, तो मतलब ये जो नंबर आने वाला है ओवरऑल n के लिए कोई भी हो, हमेशा 64 से डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं अपन, इन क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगला लेता हूं मैं रिमाइंडर। ये भी बहुत ही काम की चीज है, बड़े काम की चीज है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल है, समझा देता हूं, क्योंकि देखो कहानी वहानी तो कुछ है नहीं इसमें सुनाने के लिए मेरे पास। मान लो ये है, और हमें चेक करना है कि डिवाइडेड बाय 17, तो फाइंड रिमाइंडर, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, कोई नंबर देगा, उसको बोलेगा कि भाई इसको डिवाइड कर दियो, रिमाइंडर बता दो। करके तो देख नहीं सकते इसको, इसको सही ढंग से करने का तरीका ये है कि इसको ना आप कैसे लिखोगे, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2008, ठीक है, और फर्दर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 502, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, यहां कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 502। लेकिन हमें इंटरेस्ट किसमें है? 17 में। मेरा मतलब मैं कर क्यों रहा हूं, मैं 17 तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 17 माइनस 1 की पावर 502, ठीक है। अब इसका एक्सपेंशन मार के देखो, जब इसका एक्सपेंशन करोगे क्या आएगा, 4 इंटू 502, सॉरी 502 गलत लिख दिया मैंने, हाँ 502C0 प्लस 502 502C1, ठीक है। इस तरीके से चलेगा, है ना, 17 के टर्म्स आएंगे इसके अंदर। यहां पे अपने गड़बड़ कर दी, हाँ अब सही है, 17 की पावर 502 प्लस 502 1, 17 की पावर 501 इंटू 1, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ऐसे चलता चला जाएगा। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 17 का फैक्टर हर एक में आने वाला है, ठीक है, सिवाय लास्ट वाला छोड़ के। लास्ट में आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे इसमें आपके पास लास्ट में बचेगा 502C502 और -1 की पावर 502, यहाँ पे 1 बचेगा, तो मतलब कुल मिला के 17 लैम्डा प्लस 1 टाइप का आएगा। तो ये वाला तो डिविजिबल हो ही जाएगा 17 से, यहां पे +4 बच जाएगा, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा भाई 4, ठीक है।
तो भाई ये सब बातें आपको होनी चाहिए ध्यान में अच्छे से, ही कैसे कैसे यूज करना है। अब मैं आपको ना कुछ सीरीज बताऊंगा, ठीक है, सीरीज जो आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन में लग जाती है ये, ठीक है। तो वन बाय वन मैं बताता हूँ सारी की सारी। सबसे पहले तो मैं ऑलरेडी जो बता चुका हूं वो है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, इसका सम होता है 2 की पावर n के बराबर, ठीक है। दूसरा 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 वो होता है NC0 NC2 प्लस NC4, इसका सम होता है 2 की पावर n-1 के बराबर। यहां पे क्या हुआ है, सिर्फ इवन वाले टर्म्स लिए हैं, ठीक है, 2 4 6 8। तीसरा NC1 प्लस NC3 प्लस NC5, इसका सम कितना होता है 2 की पावर n-1, ठीक है भाई। अच्छा, चौथा फोर्थ क्या है, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3, ये सम होता है आपका 0, ठीक है। ये सारे के सारे आपको रटना है, ठीक है, याद कर लो, याद कर लो, ठीक है, भूलना नहीं है इन सबको। पांचवा पांचवा क्या है आपके पास, अगर, हाँ ये देखो थोड़ा सा अलग लगेगा आपको, NC0 × A प्लस NC1 × A प्लस डी प्लस NC2 A प्लस 2D, मतलब AP वाले टर्म आ रहे हैं कोफिशिएंट में, तो इसके सम को हम लिखेंगे A प्लस ND, ठीक है, बाय 2 × 2 की पावर n, ठीक है। याद रखना भाई, इन सबको अच्छे से बहुत काम आएंगे, मतलब सिर्फ रटना नहीं है, इनको समझ में भी आना चाहिए कि भाई यूज कब कब करना है। ऐसे ही नहीं कि रट्टा मार के बैठ गए और क्वेश्चन वाला हमको ये देगा तो मैं सीधा 0 मारूंगा, नहीं, ठीक है, तो ये नहीं होने वाला है। तो सिक्स लेते हैं अपन, NC1 प्लस ट्वाइस ऑफ NC2 प्लस थ्राइस ऑफ NC3, ऐसे चलेगा तो उसका सम होता है n × 2 की पावर n-1, ठीक है। सेवंथ, अगला ले लेते हैं सातवां, NC1 प्लस 2 स्क्वायर NC2 प्लस 3 स्क्वायर NC3, और ये इसका सम कितना आएगा, n × n+1 2 की पावर n-2, ठीक है। अच्छा, आठवां, NC0 का स्क्वायर प्लस NC1 का स्क्वायर, तो ये सम किसके बराबर आएगा, 2n तक, ठीक है। नाइन्थ, NC0 NC1 प्लस NC1 NC2, ठीक है, ऐसे चल रहा है अगर, तो इसका सम आएगा 2NCn-1। ये देखो, इसकी एक ट्रिक भी है, देखो मैं बताता हूं कैसे। यहां पे देखो गैप कितना है 1 का, यहां पे गैप कितना है 1 का, तो यहां पे क्या करोगे, -1 कर दोगे। तो सिमिलरली देखो, मेरे को इसका बताओ, अगर NC0 NC2 प्लस NC1 NC3 और इस तरीके से दे दे, तो देखो 2NC तो फिक्स है, गैप कितना है 2 का, यहां गैप कितना है 2 का, तो यहां कितना आ जाएगा, n n-2, सही है। अच्छा, अब आखिरी टॉपिक पे आ जाते हैं अपन फटाफट, जो कि है अपना मल्टीनोमियल। इस पे भी सवाल आ जाते हैं अभी 25 वाले मेंस में, ठीक है, जनवरी शिफ्ट में इसका सवाल भी आया था अपने पास, ठीक है। तो कोई टफ नहीं है, सिंपल है कि भाई x1 प्लस x2, ये जो सम है xp की पावर n, इसका एक्सपेंशन किसके बराबर होता है, वो होता है आपका समेशन x1 k1 प्लस k2 से लेके kn तक, kp तक सॉरी, और इन सब केस का सम कितना होना चाहिए, n होना चाहिए। जैसे कि बाइनोमियल में कितना होता है सम, r लेते हैं ना अपन उसके अंदर, है ना, तो वैसे ही यहाँ पे अपने को बहुत सारे होंगे, तो ये होगा n फैक्टोरियल अपॉन k1 फैक्टोरियल k2 फैक्टोरियल से लेके kp फैक्टोरियल तक, और x1 की पावर k1 x2 की पावर k2 से लेके xp की पावर kp, ठीक है। ये अपनी होती है मल्टीनोमियल थ्योरम। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं मैं, ठीक है, जिससे कि आप थोड़ा अच्छे ढंग से इसको समझ सको। जैसे कि कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर 8 b की पावर 6 c की पावर 4 इन
ए प्लस बी प्लस सी की पावर 18 पूछ ले अगर कोई आपसे, तो कैसे बताओगे? देखो सिंपल सा कोएफिशिएंट पूछा है, मतलब अपने को इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इससे मतलब है क्योंकि ये तो इसने यहां दिया है। तो देखो इसके अंदर K1 की वैल्यू कितनी होगी? 8 हो गई। K2 की वैल्यू कितनी होगी? 6 हो गई। K3 की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। एन फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 18। तो देखो 18 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, यही हो गया आपका कोएफिशिएंट यहां पे। सिंपल है भाई, कोई टफ नहीं है। और अंत में एक और चीज जो अपनी रह गई थी, हाँ हाँ, एक और चीज मल्टीनोमियल के बारे में, कि इस मल्टीनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? मल्टीनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? वो होते हैं n प्लस -1 सी पी -1। ठीक है, ये भी याद कर लो। अच्छा ठीक है भाई, एक और बस, एक और चीज, बस 1 मिनट। आपका 1 + x⁴ n का एक्सपेंशन, 1 + x⁴ का एक्सपेंशन कितना हो जाएगा? 1 + nx प्लस n n-1/2 इंटू x², और इस तरीके से चलता रहेगा। और ये यूज कब होगा? यूज कब होगा? जब आपका n क्या हो? या तो फ्रैक्शनल हो, ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, या फिर n क्या हो? नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर हो जाए। तो उस केस में इसका यूज करोगे, वो वाला था ना, वो यूज नहीं करोगे, क्योंकि n जो nc0 लेते हैं ना अपन वहां पे, nc0 nc1, तो ये पॉजिटिव इंटीजर ही ले पाता है। तो भाई ये था हमारा सारा लेखा जोखा अबाउट बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, आई होप आपको पूरा का पूरा बाइनोमियल थ्योरम कवर हो गया होगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, कुछ और टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। टाटा।